अच्छा क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, क्वेश्चंस में फोन में खोल लेता हूँ ताकि यहाँ से आसानी से देख सकते। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ, कोई फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना कहाँ गया, 1 का ए। तो 1 का ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसमें ड्यू टू प्लस एम ऑफ रिंग जो न्यू सी डबल बॉन्ड ओ है ना वो डिक्रीज करने वाला, जबकि फर्स्ट वाले में डिक्रीज नहीं करेगा ना। ये अपना फर्स्ट वाला ये है CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एमी, और दूसरे वाले में क्या है कि ये अपना C डबल बॉन्ड O और ये CH2 CH3। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो ये अपना एस्टर का, अच्छा सबको एस्टर का वैल्यू याद है ना, न्यू सी डबल बॉन्ड O कितने कब आता है? 1735। 1735 पे आएगा, जबकि इसका ना रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज इसका अपना प्लस एम इफेक्ट होगा और यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट ऑपरेशनल नहीं है। तो इट विल बी कमिंग समथिंग अराउंड 1705 टू 1710। तो मुझे बस डिफरेंशिएट ही तो करना है, तो भाई बोल देंगे जिसका ज्यादा होगा वो वाला अपना वो वाला अपना एक कंपाउंड हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा वाला अपना फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बहुत लोगों का फर्स्ट क्लास है क्या? सर आई ज्वाइन टुडे ओनली, शुड आई कंटिन्यू टू क्लास और लीव? एक सेकंड यार, हाइस्ट आपने यार पहले यार नाम ठीक कर रख लो यार, ये मतलब नाम हाइस्ट मनी हाइस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? नाम थोड़ा मतलब अपना सही वाला रख लो, मतलब यहाँ पर कोई एनोनिमस थोड़े ना हो रहा है, कोई CBI ED का कोई रेड नहीं मारने वाला आपके पास। तो यार अगर पहली बार कर रहे हो फिर तो थोड़ा इश्यू है, क्योंकि आपको ना GOC वगैरह भी नहीं मालूम होगा। और तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक बार आप GOC देख लो, और GOC ड्राइव पर पड़े होंगे, तो GOC के लेक्चर्स एक बार देख लो, उसके बाद ही समझ में आने वाला ये सारी चीजें। क्योंकि अगर आपको प्लस मेसोमेरिक वगैरह सब कुछ नहीं मालूम है तो कैसे समझ पाओगे इस चीज को? तो आप देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि GOC करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये अपना 735 वाला हो गया। तो इस तरीके से मैं बोल दूंगा कि भाई जिसका ज्यादा IR का वैल्यू आएगा तो दैट वुड बी द फर्स्ट कंपाउंड। इसके अलावा और कुछ इसमें खास है नहीं, बाकी सारे जो बॉन्ड फीचर्स हैं वो सेम ही है लगभग लगभग। फिर सेकंड में आता है अपना, सेकंड में किसी को डाउट है क्या? सेकंड में क्या है अपना? सेकंड तो कीटोन और एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन है। यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। तो कीटोन में जो अपना CH वाला जो वैल्यू आता है ना, एल्डिहाइड वाले में बेसिकली CH वैल्यू आता है अपना 2700 पर, जो कि कीटोन में नहीं आने वाला है। तो ये तो हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज की कि भाई कीटोन और एल्डिहाइड में मैं कंपेयर करता हूं तो ज्यादा किसका वैल्यू आता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ज्यादा वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू? ये अपना वैल्यू आएगा न्यू C डबल बॉन्ड O वाले का, बिकॉज कीटोन वाले में केस में क्या हो रहा है ना कि ये R C डबल बॉन्ड O R है, तो ये इसका भी मेसोमेरिक सॉरी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। जबकि एल्डिहाइड वाले केस में क्या हो रहा है अपना, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो तो 0 होता है, 0 प्लस I ड्यू टू हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप ये दो चीजें डिफरेंशिएट करने के लिए। अगली चीज है थर्ड, किसी को जहां पर डाउट होगा ना वो बताना आप, फिर उसको एड्रेस कर। क्या हुआ? उसमें क्या देखा? 0 ड्यू टू 0 प्लस आई ड्यू टू 0 प्लस आई ड्यू टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है ना। इनफैक्ट हाइड्रोजन तो काइंड ऑफ एक यार्डस्टिक की तरह काम करता है कि इसको कि इसके एक साइड में अपनी हो गई प्लस आई वाली ग्रुप्स हो गई, और इसके जो इधर वाली ना वो माइनस आई वाले सारे वैल्यूज हो गए।
ठीक है। और इसका जो हाइड्रोजन का जो वैल्यू आता है बेसिकली इसका आई वैल्यू मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 0। इट इज जस्ट सेम लाइक कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते होगे ना कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन वैल्यू है 2H प्लस, सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी कह लो, दोनों इसका वैल्यू 0 ही होता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उस चीज से आप रिलेट करके यहाँ पे कुछ सोच सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये अपना सेकंड हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड वाला क्वेश्चन सिंपल है कि थर्ड वाले में जो फर्स्ट कंपाउंड है ना, फर्स्ट कंपाउंड क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। तो भाई 1 डिग्री अमाइन में मैं बोल दूंगा कि भाई 2 ऐसे लिखेंगे हम, 2 pronged peaks या बैंड, 2 pronged peaks with asymmetric stretching at, ज्यादा कौन वाला होता है? एसिमेट्रिक वाला है ना, at 3400 सेंटीमीटर इनवर्स और सिमेट्रिक एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे आप शो कर दोगे। अगर आपको थोड़ा सा और भी वैल्यूडेशन करने का मन है तो भाई आप बना भी देना, आप ENH है ये वाला, और इस तरीके से करके अपना सिमेट्रिक वाला हो गया और इसके जस्ट वाला अपना एसिमेट्रिक वाला हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है डेफिनेटली कि क्वेश्चन का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे अब कितने 20 मार्क्स का है और 4 क्वेश्चन है, 5 मतलब 5 नंबर बेसिकली एक क्वेश्चन का, तो बना सकते हो आप डेफिनेटली, क्योंकि आप हाफ पेजेस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आप बना सकते हो। ये हो गया अपना। और सेकंड वाला क्या है अपना? सेकंड वाला है 1 डिग्री, सॉरी सेकंड डिग्री एमाइन। तो सेकंड डिग्री एमाइन में क्या हो जाएगा? बस केवल 1 पीक आएगा। ठीक है, 1 पीक आएगा। दूसरी चीज और भी कि प्राइमरी एमाइन की जो पीक होगी वो रिलेटिवली ब्रॉड होगी ना सेकेंडरी एमाइन से। ये ब्रॉड क्यों होने वाला है? एक सेकंड। हाँ, तो ये वाला हो गया अपना कि क्या है, 2 डिग्री एमाइन वाला है ना, वो केवल 1 पीक आने वाला है ड्यू टू NH स्ट्रेचिंग, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भाई सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले में क्या है कि फोर्थ वाले में फिर से वही अपना आ गया कि भाई जो फर्स्ट वाला है ना वो अपना 1 डिग्री अमीन है। तो भाई बता दोगे फिर से इसका 2 प्राउंड पिक्स वगैरह बता दोगे। और जबकि जो सेकंड वाला है ना वो अपना OH वैल्यू है, तो OH है ऊपर से सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका केवल यहाँ पर केवल 1 पीक आने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो अगर आपको थोड़ा सा और भी वैल्यूडेशन करना है तो आप थोड़ा एक बना भी देना, मतलब ऐसा करके IR वाला स्पेक्ट्रा हर एक क्वेश्चन के लिए छोटा सा फटाफट ऐसे करके। तो यहाँ पर आप क्या बना दोगे कि भाई 1 डिग्री अमीन है ना, तो ये आपका 3400 और 3300,
तो और जबकि ये वाला जो आएगा ना अपना, ये भी ऑलमोस्ट कह लो कि, लेकिन ये वाला जो होगा ना ये काफी ब्रॉडर रहता है अमाइन वाले के कंपैरिजन में। तो ऐसे करके आप बना दोगे ऐसे 3400 3300 ऐसे करके, और इसका भी मतलब कि अराउंड सेम ही होगा, बट 3450 बना दो ऐसे करके, और क्या ऐसे ऐसे करके कि भाई ये वाला अपना सेंटर एट 3450 बना दो और ब्रॉडर है, और इसके बारे में फिर भाई 2 pronged पीक्स इस तरीके से। अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज नोट करना कि जरूरी नहीं है कि आप ये चीज आप पहले यहाँ पर लिख रहे हो 2 pronged पीक्स, फिर यहाँ पर भी लिख रहे हो, मतलब या तो यहाँ लिख दो या तो यहाँ लिख दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब इट इज ओनली फॉर द 5 मार्क्स। तो ये हो गया ना, अगले में चले। सर हाँ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हम लोग लिख रहे हैं ना, इसमें हाँ अगर थोड़ा सा भी लाइक डिफरेंस आ जाता है, लाइक OH का तो मैंने हर वक्त लिखा है 3600, हाँ सो इसलिए तो उसमें कि वो नेगेटिव पॉइंट होता है। नहीं, जैसे यहाँ पर ना इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ ना कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, ये कुछ तो नहीं दिया हुआ मुझे। तो मैं बस एक रफ वैल्यू दे दूंगा, और अगर थोड़ा सा और मुझे सेफ खेलना हो ना तो मतलब साथ में ये भी लिख देंगे कि भाई अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो भाई फ्री OH का वैल्यू 3600 पर आएगा, तो बस इसके राउंड राउंड वैल्यू लिख देंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर मेन चीज पकड़ने वाली है ना, यहाँ पर 2 pronged पीक्स है और यहाँ पर 1 पीक है, बाकी जो हमने दिया है तो दैट इज एडिशनल, तो उससे कोई निगेटिव नहीं होने वाला है। ओके सर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तो सबको आता होगा मेरे ख्याल से, कि ये क्वेश्चन कौन सा है, जो बी क्वेश्चन है। इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, केस ऑफ इंट्रा वर्सेस इंटर, केस ऑफ इंटर वर्सेस इंट्रामोलिकुलर। तो ये तो सिंपल चीज है, और डिफरेंशिएट कैसे कर लेंगे हम लोग, वही डाइल्यूट सॉल्यूशन करके, है ना, कि डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट किस पर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर पे होता है और इंट्रा पे नहीं होता है, तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इंटर एंड नॉट इंट्रा। और साथ में मैं थोड़ा ये भी बना दूंगा ये डायग्राम वगैरह कि भाई कैसे OH बॉन्डिंग एग्जैक्टली हो रहा है। ये अपना हो गया, तो ये CH2OH वाला ये हो गया अपना, ये O और ये H। ये दिखा देंगे भाई कि देखो यहाँ पर केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर है, तो अब इसमें ना इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, तो फिर ड्रॉप ज्यादा किसका हाइयर होगा, इंट्रा वाले का ही। इंटरमॉलिक्यूलर। किसका ड्रॉप होगा, इंट्रा वाले का ना, इंट्रा हम। इंट्रा। Yes, हाँ, ये शायद लास्ट टाइम थोड़ा डिबेट भी हुआ था, बट फॉर द टाइम बिंग वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड बुक्स, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है कलसी वगैरह में उसमें ज्यादा इंट्रा का ही ड्रॉप कराया हुआ है। तो आप बस वही रेंज लिख दोगे कि भाई इंट्रा वाला है ना, तो अपना तो इंट्रा का जो, और हाँ एक बार हर चीज ये मत लिखना भूलना, सॉरी सॉरी, ये न्यू ऑफ OH ऑफ इंटर इज ग्रेटर देन इंट्रा, ये चीज मेंशन मत करना भूलना आप कि भाई हम OH वाले की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब अगर आप देखो एक पेज इसमें मेंशन करना है हमें, तो हाफ पेज में ना ये चला जाएगा कि आप एक डायग्राम ये वाला बनाओगे और दूसरा डायग्राम बनाओगे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना A वाला, उसका बनाओगे और आप इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करोगे, तो वो थोड़ा पेज खा जाएगा, ठीक है। और तो ये ऐसा करके अपना हाफ पेज खा जाने वाला है। और फिर जो सेकंड हाफ में है ना, अगर अब जगह बचा हुआ है तो बाकी आप ये वाली बात कर दो कि भाई जनरली वी डिफरेंशिएट द क्या इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर यूजिंग द डाइल्यूशन प्रिंसिपल, डाइल्यूट करते हैं तो वगैरह वगैरह फलाना ढिकना वगैरह लिख देंगे एक पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है C। तो रिएक्शन मॉनिटर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर, ऐसे वाले क्वेश्चंस का मैंने लिखवाया था पहली बार में, कि आप स्ट्रक्चर ऐसे करना कि आपका कॉपी है, कॉपी का मतलब 2 पार्ट ऐसे, मतलब कि आपको डिवाइड नहीं करना है, बट आपने
सपोज दैट ऐसे लिखा कि ये C डबल बॉन्ड OCH3, तो बिल्कुल लगे हाथ ये मत लिख दो प्रोडक्ट को, थोड़ा सा दूर लिखो, मतलब बिल्कुल सेकंड हाफ ऑफ पेज में, मतलब राइट हैंड साइड में, ताकि ये ऐसे CH और ये अपना CH3, ताकि आप ऐसे करना ना कि यहाँ पर आप जस्ट इसी के नीचे में आप इसका वाला बनाना IR वाला, ये बनाना IR इसका, और ये बनाना IR इसका, इनको लेबल वगैरह कर देना कि भाई ये अपना ना ट्रांसमिटेंस वगैरह हो गया, और ये अपना न्यू बार वगैरह हो गया वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे, तो ये चीज हो गई। और इसके जस्ट ऊपर में या नीचे में जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आप लिख दोगे। जैसे यहाँ पर जो आपका पीक्स आएगा, वो पीक्स क्यों आएगा, वो पीक्स बेसिकली ना आपकी पहली चीज तो आने वाली है न्यू C डबल बॉन्ड C के कारण आने वाला है। दूसरा कौन सा आएगा, न्यू C डबल बॉन्ड O वाले कारण आने वाला है। तो न्यू C डबल बॉन्ड यहाँ पर कितना आना चाहिए था आइडियली ना, मतलब अराउंड 1720 से कितना कम करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, 1705 10-15 अराउंड, तो 1520 वगैरह कम कर दो, मतलब कितना उतना ही का वैल्यू होता है, तो 1705। तो पहली बात तो ये हो गया 1705। तो आप यहाँ पर मार्क करके ना लिख दोगे भाई कि 1705 का यहाँ पर, और इसका जो वैल्यू होगा ना वो अच्छा खासा होगा, बिकॉज इट इज C डबल बॉन्ड O जो कि पोलर है। और इसका वैल्यू अपना क्या आता है जनरली, हाँ 6 हाँ, कितना वैल्यू इसका आता है, 1640 के राउंड इसका वैल्यू आता है ना। और 1640, तो यहाँ पर आप 1640 इसका थोड़ा जो इंटेंसिटी है ना वो थोड़ा कम रहने वाला है, तो ऐसा करके आप ये वाला बना दोगे। sir, for the first case its intensity will be high because of conjugation, no? हाँ तो इसी कारण ना, तो मतलब मैं बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा इसको डिप किया है मैंने। वैसे अब स्केल लेके नहीं कर रहे हैं अपन, माप नहीं रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली कहाँ तक गया, बस यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे ऐसा करके कि हाईली इंटेंस पीक या फिर स्ट्रॉन्ग पीक, हाईली इंटेंस पीक, ऐसा करके लिख देंगे इसको चीज को, ठीक है, क्योंकि सर स्केल, CO का तो इंटेंस होता है, मैं डबल बॉन्ड का बोल रहा था। हाँ तो इससे हाई इंटेंसिटी तो नहीं होगा ना C डबल बॉन्ड O, नहीं, हाँ। तो बस रिलेटिवली हमें लिखना है, और इसके नीचे आप इसका वैल्यू लिख दोगे, और यहाँ पर आप ऐसे करके लिखोगे कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और फिर इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये तो अपना जो C डबल बॉन्ड C है ना, ये काइंड ऑफ फ्री रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर, बट इसकी क्या हो जाएगी कि इसकी इंटेंसिटी ना पुअर रहने वाली है भाई, रहेगा तो अपना ये 1650 वगैरह पर, बस इसका इंटेंसिटी कम रहेगा। तो आप यहाँ पर इस चीज को ऐसे ड्रॉ भी कर देना कि हल्का सा बस ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से करके, और यहाँ पर आप लिख भी दोगे कि भाई कि जो पीक की इन द रिएक्टेंट peak at 1640 was significantly strong, but in the case of product it is not strong and it is weak peak because of the non-polar nature of the bond। तो ये वाली चीज लिख दिया आपने। और दूसरी चीज फिर क्या, आपका एक नया पीक ओरिजिनेट हो रहा है, आपका OH का पीक हो रहा है, ऐसे जनरेट हो रहा है आपका, है ना। तो ये दोनों वैल्यू आप लिख दोगे, और बाकी आप वर्ड्स तो मैंने लिखवाई रखा कि वर्ड्स कैसे लिखना है आपको, कि भाई जब रिएक्टेंट थे तो ये वाला चीज था, but as we go towards the product then these peaks vanishes and the new product new peaks appear at this value and this value वगैरह करके पूरी कहानी जो है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर D में क्या है, तो C2H5NO। तो भाई मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन आए स्पेक्ट्रोस्कोपी का, सबसे हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C+1 प्लस N माइनस H माइनस X बाई 2। अब यहाँ पर कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 1 अपना 3 हो गया, N का वैल्यू है 1 और H का वैल्यू है 5, और ये अपना हो गया 2 हो गया।
तो 3 - 1 by 5/2 कितना हो गया अपना 1। तो 1 है ये अपना du का वैल्यू, पहली बात ये। और दूसरा चीज है कि मुझे ना C डबल बॉन्ड O का साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1680 इसका कुछ पीक वगैरह आ रहा है। तो वैल्यू याद करने में फायदा ये है ना कि आपको थोड़ा वैल्यू से आप आसानी से रिलेट कर लोगे कि भाई कौन सा कंपाउंड है। तो मैं इतना देख करके ही कह दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन ना पक्का अमाइड वाला ही है क्वेश्चन ये। अब ये क्वेश्चन अमाइड वाला है तो लेकिन स्टिल अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि भाई प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी अमाइड है। तो अब अगला क्या है कि ऑन रिडक्शन विद LiLH4, ठीक है, रिडक्शन करेंगे, इट फॉर्म C2H5N। तो ये तो भाई मुझे मालूम है कि अगर ये प्राइमरी अमाइड रहेगा ना तो C डबल बॉन्ड NH2, और इससे अगर LiALH4 से अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये बन जाएगा अपना CH2NH2, ये बन जाएगा। तो सही है अपना दो। ये C2H7 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? C2H7 ही होगा सर। हाँ C2H7 तो होगा, तभी तो C डबल बॉन्ड O के बाद दो दो ये आ रही हैं। तो विच लैक्स पीक, हाँ सही बात है, ये पीक लैक करेगा, बट रिकॉर्ड पीक एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप केवल 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर है, मतलब कि कौन सा अमाइड होने वाला है ये? अगर केवल एक पीक इन्होंने दिया है तो ये अमाइड कौन सा होने वाला है? सर सेकेंडरी अमाउंट होना चाहिए, बट वो तो नहीं मिल रहा है कुछ हिसाब से। सेकेंडरी अमीन होना चाहिए बट नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो सकता? 2 डिग्री अमाइड, अगर आपका क्वेश्चन आपका अगर ये रहा है ऐसे करके HC डबल बॉन्ड NH, क्या दिक्कत है इसमें? ओके ओके, इन दैट केस आई डिड रॉन्ग। ओके, आपका LiALH4 और ये आपका हो जाएगा NHCH3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ पर नीचे में अब देखो थोड़ा सा ना आप ऐसे वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि थोड़ा डेटा ना आपको प्रूव भी करना होता है कि आप डेटा को बता दोगे भाई कि ऐसे करके कि ये वाला चीज है ना, इसको ऐसे ऐसे करके आप दिखा दोगे कि देखो भाई ये ना 1680 है, ये ऐसे करके बता दोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिख दोगे और फिर इस चीज को लिख दोगे नीचे में कि एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O वाला वैल्यू है ना वो वैनिश कर जाएगा। तो थोड़ा सा प्रूव भी करना होता है जो वैल्यूज दी होती हैं आपके क्वेश्चंस में। और बाकी फिर यहाँ पर ये लिख दोगे कि भाई ये वाला जो H है ना, तो ये वाला आपका NH वैल्यू है, इस कारण स्ट्रेचिंग के कारण आपका 3300 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो थोड़ा सा आप दिखा दोगे इस तरीके से, जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था आपका, ये 3 डेटा दिए हुए थे और 5 कंपाउंड था और मैच द फॉलोइंग करने वाला क्वेश्चन करवाया था ना एक बार, याद है? एसिड वाला, अगर आप लोग को याद होगा इस बार क्वेश्चन था। तो उसमें क्या मतलब मैंने क्या किया था, शायद उसमें पेज 1 था या 2 था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या किया कि पहले तो उस कंपाउंड को बना दिया मैंने कि भाई बोल दिया कि देखो यार इसका वाला ना ये कंपाउंड है अपना, और उस कंपाउंड के सारे जितने हाइड्रोजन्स है ना, सब हाइड्रोजन्स को ऐसे ऐसे मतलब गोला करके कि देखो इसका ना डेल्टा वैल्यू ये है, इसका ना डेल्टा वैल्यू ये है, इसका डेल्टा वैल्यू ये है, इसका जो C डबल बॉन्ड O है इसका वाला न्यू ये है। तो पूरा का पूरा मतलब डिटेल दे दो उसके बारे में कि भाई इसका UV ये है, इसका NMR ये है, इसका IR ये है। तो फिर लगेगा कि हाँ मतलब ये थोड़ा आया है, मतलब पढ़ पढ़ के इसको पूरा वैल्यूज वगैरह याद है अच्छे से। तो एक फंड है, आप लिख सकते हो चाहो तो इधर बॉक्स में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस में ना यू आल्सो नीड टू प्रूव द डेटा गिवन इन द क्वेश्चंस। समझ रहे हो आप लोग ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो अब अगला क्वेश्चन है CH stretching frequency is observed in the case of 2900 in case of alkane, ठीक है।
तो व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इफ H इज रिप्लेस्ड विद ट्रिटियम। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ये तो मुझे मालूम है ना कि जितना ज्यादा हेवियर बॉन्ड बनते जाता है, मतलब पहली बात तो ये कि आपका जो K वैल्यू है ना, K वैल्यू ऑफ Ct इज ग्रेटर देन Cd और ग्रेटर देन Ch। ठीक है। तो इस कारण जो आपका न्यू वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। तो हमने डिस्कस कर रखा ना क्लास में Ch वैल्यू, OH वैल्यू के बारे में सब। तो जो न्यू वैल्यू ऑफ Ct इज ग्रेटर देन न्यू वैल्यू ऑफ Cd और ग्रेटर देन न्यू वैल्यू ऑफ ये आपका Ch। ये तो क्लास में नोट्स में डाला हुआ है ये चीज। इनफैक्ट क्लास में वैल्यूज वगैरह भी लिखवाई होंगे शायद। फिर अगला क्या है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ IR वेव एब्जॉर्ब्ड इन एल्केन CH स्ट्रेचिंग। तो ठीक है, वेवलेंथ को हमें कन्वर्ट करना है लैम्डा में। तो न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/λ होता है। न्यू बार मुझे दिया हुआ है, तो ये कर लेंगे इसको। ये बताना पड़ेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है ना। सर हाँ जब कोई बॉन्ड में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस हाँ। बॉन्ड का जो कि हम लोग डिफरेंट पकड़ते हैं, सेम नहीं होता है। क्या पकड़ते हैं? I mean, the question they asked, like when we replace the hydrogen with tritium, what will हाँ be the frequency shift? So don't we have to calculate that on the basis of the reduced mass? Because the K, we can consider the K as constant because the bonding nature is depends on the electron, number of electrons. For hydrogen, deuterium and tritium, all are having same number of electrons. So the bond strength, the K, for the bonds, we can consider them as equal. But the reduced mass will differ, and accordingly the the vibrational frequency, stretching frequency will also differ. And for tritium, it will be like mu bar is directly inversely proportional to the root over of mu. So नहीं accordingly, नहीं, हाउ कैन यू कंसीडर द बॉन्ड कांस्टेंट ऑफ Ct, Cd and Ch is equal? Because we have already studied in the GOC, no, that Ct is the most strongest bond among all the carbon and the hydrogen isotopes. इसका एग्जैक्ट डिटेल क्या है कि वाई Ct जो स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आप जैसे ये देखो कि क्या कहते हैं, तो रिड्यूस्ड मास बेसिकली यही हो गया ना कि म्यू इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, है ना। तो आप CH वाले के केस में आप करोगे तो इट वुड बी कितना, 12 इंटू 1 और बाई 13, एंड देन ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 2 बाई 12 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 24/14। तो इट इज लाइक समथिंग अराउंड 1.8 वगैरह में आ जाएगा ये। एंड देन म्यू फॉर Ct इज 12 इंटू 3/15, तो 36/15 इज समथिंग अराउंड 15 एंड 660 2.4। तो ये हो गया। बट इसका जो K वाला वैल्यू होता है ना, दैट बेसिकली कंपेंसेट्स, दैट बेसिकली ओवर कंपेंसेट, जिस कारण की ये न्यू बार वैल्यू है ना वो ज्यादा हो जाता है, जहां तक मुझे याद है। एक बार ही चेक करना। म्यू वाला तो आप सही बता रहे हो कि आपका जो मास इफेक्ट है ना वो होना चाहिए। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CD बॉन्ड, CH and CD stretching bonds located near, नहीं यार, आप सही बता रहे हो, सही बता रहे हो आप शायद ना। यस बट सर। OD, हाँ OD CD का के काम,
ये सर उल्टा सीडी हो की गया। अराउंड 2200 के अराउंड होती है, हाँ 2250 ठीक के है अराउंड, ठीक है। और इसकी 3000 होती है सीएच की। तो हाँ नहीं, के फिर कंपनसेट नहीं कर रही है, फिर तो पॉइंट ये है, क्योंकि एक सेकंड रुक जाओ कि एनर्जी जो रहेगा अपना सी एच जो होता है ना, ये समथिंग अराउंड लेट से 300 किलो जूल पर मोल होगा। तो इसको 3000, अच्छा ओके 3000, ठीक है। नहीं नहीं 300 होता है, किलो जूल पर मोल यस बोल रहा हूँ मैं। यस यस सर। तो अगर इसको कंपनसेट करना होगा ना, तो इसको बिल्कुल डबल ट्रिपल चला जाना होगा, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है इतना एनर्जी निकलना। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, मतलब ना देखो लॉजिकली भी साउंड कर रहा है कि ये उल्टा लिखा गया है, बिकॉज आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये चीज तो क्लियर है कि के वैल्यू जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, ये तो कह सकते हैं ना। अब मुझे जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो हमें मालूम है कि जो एच एच है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो दैट इज समथिंग अराउंड 430 किलो जूल पर मोल होता है। अब अगर मान लो कि तो बेसिकली पॉइंट ये है कि लेट से मतलब 400 किलो जूल पर मोल के ऑर्डर में अपना ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए ना एनर्जी बेसिकली अब हमें 800 चाहिए होगी, या 3 गुना पे चाहिए होगा 1200, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो डेफिनेटली जो मास वाला वैल्यू है ना, दैट विल बी हैविंग मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन की एनर्जी वाला। तो ये चीज को आप इनफैक्ट कहीं नोटिस ही कर लो कि मास वैल्यू is having more dominating effect. एंड सर वो सिटी हाँ बॉन्ड का जो बात चल रही है ना, स्ट्रॉन्गर एंड सिटी बॉन्ड मच मोर स्ट्रॉन्गर, उस पॉइंट में मैं एक बात कर सकता हूँ। हाँ जो आप लोग काइनेटिक आइसोटोप पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, हम्म is we find that the CD bond is less reactive for the first order or even in the second order, हम्म because for the 0 point energy corresponding to the CD bond is lower comparatively to the CH, and that is also because of the reduced mass, and that comes that 0 point energy is equal to half H nu zero, and that nu zero is the stretching frequency if we consider that. So हम्म। here also from that we can find that CD bonds, the stretching frequency is lower, that's why the 0 point energy is lower, that's why the CD bond is less reactive comparatively to the CH. हाँ इस चीज को 0 पॉइंट एनर्जी से भी आप बता सकते हो, सही बता रहे हो बिल्कुल आप। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ये है ना कि इस चीज को आप नोट ही कर लो कि मास वैल्यू इज हैविंग मोर और डोमिनेटिंग हेलो, इफेक्ट। और सर पाविया में भी सर जो सी एच सी डी बॉन्ड का जो के वैल्यू है ना, हाँ उसको सेम ही लिखा है 5 × 10⁵ हाँ हाँ, तो के वैल्यू मतलब वही बोल रहा हूँ कि के वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज करता है, बट ये न्यू बार में क्योंकि के वैल्यू और हम मास दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों इंक्लूड कर रहे हैं ना, और तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मास वैल्यू इज हैविंग मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, मास वैल्यू इज हैविंग मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन के वैल्यू। तो इस चीज को आप पहले उल्टा कर दो इसको, और चाहो तो ना मतलब वैल्यू भी याद रख लो अगर मन है आपको, तो कि आपका जो सी एच है ना, दैट इज समथिंग अराउंड लेट्स से 2900, और जो सी डी है ना, दैट इज अराउंड 2200, और फिर ये भी है कि ओ एच वाला इज अराउंड 3600, और ओ डी वाला इज समथिंग अराउंड 2600। तो ये वैल्यूज दो याद मैं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि अगर लेट से कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन आइसोटोप्स, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मास वैल्यू ऑन द न्यू बार। तो एक आप सिंपल आपने ये चीज लिख दिया हो, मतलब कि भाई ये डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस ये चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद आपने ये दो एग्जांपल्स दे दिया ना कि भाई देखो सी एच का ना पहले 2900 था, सी डी का 2200 हो गया, ओ एच के पहले ये था, ओडी का अब ये हो गया, समझो कि ये +1.5 या +1 वाली ये बात हो गई है। तो बेसिकली ये याद करने के लिए मैं इसका बोल रहा हूँ फिर से कि अगेन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूपीएससी आंसर राइटिंग कि यू आर स्टडिंग 100 ग्राम, बट यू आर यूजिंग दैट होल 100 ग्राम इवन दो इट इज आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है।
तो ये वाला तो हमने देख लिया कि एनर्जी वगैरह तो कम फाइंड आउट कर ही लेंगे यार, लैम्डा इसको मालूम कर लिया हमने, और एनर्जी तो hc न्यू बार होता ही होता है, तो इसको फाइंड आउट कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन है अपना ईएमएस वाला रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दूं ना। जी सर। फिर अगला क्वेश्चन है कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H3Cl5। C3H3Cl5। सबसे पहला मेरा रिचुअल क्या रहेगा, du फाइंड आउट करना। तो ये अपना हो जाएगा 3 + 1 = 4 और प्लस -3 - 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 4 - 8/2, ये तो 0 हो गया ड्यू। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा अपना सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इट शोड सिग्नल एट डेल्टा = 4.2। अब डेल्टा = 4.52 है। तो और मैंने एक बात बताया था कि एक Cl के कारण आपको कितना ऐड करना होता है, 2 +2 ऐड करना होता है। मतलब कि अगर मैं 2 Cl अगर मैंने लगा दिया है एक वाले कार्बन पर, 5 यहाँ पर कार्बन 5 Cl है, 2 × 2 अपना ये अपना 4 हो गया है, ठीक है। और सिग्नल एट डेल्टा 4.52 ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट बेसिकली तो मतलब उसके पास वाला जो कार्बन होगा उसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इन नेबर, और रेशियो ऑफ इंटीग्रल वाज फाउंड टू बी 2:4। और तो इसका नंबर जो होगा ना वो 2x है, बिकॉज 2:4 वो एरिया वाला वही कह रहा है मेरे को। और जो दूसरा वाला है ना दैट इज डबलेट है। तो उसके बगल वाले में कितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, 1H इन नेबर, और इसका एरिया कितना है, 4x। अब ये कह रहा है कि केवल 2 टाइप के ही हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, मतलब कि एक, मतलब कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर बेसिकली 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तभी तो ये 1:2 हो गया अपना ये। और मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, ये मेरा हो गया अपना सेट। और तो मतलब कि एक पॉइंट क्या हुआ, ये क्लोरीन में 2 × 2 क्यों किया है, 2 × 5 होना चाहिए ना। 2 × 5 क्यों होगा, 2 × 2 करेंगे ना, हर एक क्लोरीन के लिए वी आर एडिंग +2। ये तो लिखवाया था वैल्यू इस चीज को। तो यस सर, पर क्वेश्चन में 5 Cl नहीं है। नहीं, अभी मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक क्लोरीन के लिए ना हमने 2 जोड़ा था, अगर 2 रहेगा तो हम 4 जोड़ेंगे, बट 5 क्लोरीन okay, थोड़ी ना एक कार्बन पे होगा, एक कार्बन तो मैक्सिमम 3 ही Yes, sir. होगा, बिकॉज हमें और भी कार्बन चेन लगाने हैं। तो ये हो गया अपना C, ये हो गया अपना C। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है कि दोनों हाइड्रोजन ना मेरे पास आस पास में होने चाहिए। अगर बीच में Cl लगा दिया, अपने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो फिर ये अपना ये कपलिंग वगैरह नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले बात तो ये कि तीनों में अगर हमने Cl सर तीनों में एक एक प्रोटॉन होगा। नहीं, तीनों में एक प्रोटॉन नहीं होगा ना, तीनों में एक प्रोटॉन होगा। सर कॉर्नर वाले पे 2 Cl और जो दूसरा साइड वाला उस पे 3 Cl। कॉर्नर में 3 Cl कर दो। एक तरफ 2 Cl, इस तरफ 3 Cl कर दो। हाँ, और यहाँ पर एक H, बीच में 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक H। हाँ। अब और इसमें डबलेट वाला कौन सा आ रहा है, डबलेट वाला आपका ये वाला है ना। यस सर। यस सर। डबलेट वाला ये वाला है 6.07 वाला, और ये वाला आपका है 4.52 वाला। यस सर। 2 × 2 4, नहीं सर, नहीं, गलत हर एक कार्बन में एक प्रोटॉन होगा। गलत है ये। आप ये देखो ना, ये गलत कैसे है
ये इसका ना इसका तो कम से कम 5 तो होगा ही होगा भाई। 2 × 2 4 और +1 आप नॉर्मल वाला करोगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। ओके इसको तो आप काट दो। सर बीच basically- में एक एच होगा। Cl to CH, CH Cl, Cl to CH। तो बेसिकली ये हो गया अपना C। तो आप क्या कह रहे हो कि तीनों में Cl लगाने के लिए बोल रहे हो क्या? तीनों में एक एक प्रोटॉन लगा दीजिए सर, हो जाएगा। अच्छा, आप नहीं। सबको इक्विवेलेंट कर दे क्या? क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, 2 ही तो आ रहे हैं हमारे पास सिग्नल, एक में 2 आएंगे साइड हाँ वाले पे। बट अरे सर कर दीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ ठीक है, सही बता रहे हो। क्योंकि आप ये देखो ना, आप ये देखो कि ये वाला दोनों इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब लेकिन तो हाँ, तो ये दोनों अपना इक्विवेलेंट हो गया। तो ये जो बीच वाला है ना, बीच वाले में बेसिकली आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा? 4.52 ये ट्रिपलेट। आ जाएगा अपना ट्रिपलेट आ जाएगा। और ट्रिपलेट हो जाएगा। और कैसे इसको ऐड करेंगे भाई? 1 तो पहले ऐड करेंगे बिकॉज CH का है। अब मेरे पास एक क्लोरीन है तो इसका हमने ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। और इनका इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण ये अपना कुछ 1 ऐड हो गया होगा। तो ये अपना कोई दिक्कत नहीं है, अराउंड 4 वगैरह 4.5 ये अपना पहुंच गया है ये। अब जो दोनों साइड वाला है ना, ये दोनों इक्वल है, ये अपना ये वाला और दोनों ये अपना बी प्रोटॉन्स है। तो बी प्रोटॉन्स में कैसे होंगे? ये 2 Cl लगा हुआ है ना, तो 2 × 2 अपना ये हो गया। और एक तो पहले से ही ऐड करेंगे बिकॉज CH के कारण, तो 2 × 2 4 हो गया और +5 हो गया। और एक अपना और आ जाएगा कहीं से बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो ठीक है भाई, अपना 6th राउंड में आ गया है। और इसका अपना क्या हो जाएगा? डबलेट। ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन का है? 10 मार्क्स का है। तो आप चाहो तो शायद मतलब 2-3 कॉम्बिनेशन से बोल सकते हो कि भाई अपना ये बना करके। हाँ, और एक चीज और कि आप जब स्पेक्ट्रा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप ये भी बताते हो कि जैसे ये अपना 1:2 है, तो इस वाले से क्या आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया? तो इन्फ्रेंस ये ड्रॉ किया कि भाई जो 2 प्रोटॉन्स है ना, 2 आर इक्विवेलेंट, और एक प्रोटॉन का सेट है दैट इज लेस इक्विवेलेंट। नहीं, that is non equivalent as compared to the other proton, और उसका केवल नंबर 1 है। और ये भी सारी चीज, और जो 3-4 कॉम्बिनेशंस बने उनको आप बना दो फटाफट, और फिर एक को आप प्रूव कर दो कि भाई देखो ये वाला जो है जो आंसर है। ठीक है। ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, एक बार रिपीट कर दीजिए ना, वो थोड़ा फास्ट हो गया। कौन सा मतलब ये वाला कि कौन सा इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है वगैरह? हाँ सर। ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे करना ना कि ये वाला चीज आपने बना दिया, और उसके बाद आप ये लिख दोगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और फिर ऐसे करके, ऐसे मतलब डॉट डॉट करके बोल दोगे कि these 2 protons are equivalent, these 2 protons are equivalent, और नाम बोल दो इसका B। this proton is not equivalent, और नेम इसका दे दो A। देखो थोड़ी सी हिंट ये भी थी कि भाई एक कार्बन वाले पर ना, इस वाले पर एक ही क्लोरीन आने वाला है बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई एक के कारण 2 आने वाला है, मतलब कि +2 वैल्यू ऐड करने वाला है आपको, और बाकी 0.9 या 1 वगैरह वो इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के कारण आ जाने वाला है। तो इसी कारण यहाँ पर ये जस्ट 5 से ऊपर गया, 6 गया है, और ये 4 से जस्ट ऊपर गया है, मतलब सॉरी 3 से जस्ट ऊपर गया है, 4.5 वगैरह में गया है। इसकी लॉजिक समझ रहे हो ना आप लोग? फिर चलो अगला है रूम स्पेक्ट्रा ऑफ NMR, रूम टेम्परेचर NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यही कोई नॉर्मल कंपाउंड्स है जिनके आप ना कॉमन नेम भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको कॉमन नेम नहीं याद है तो फिर इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाओगे वो आते हुए भी। तो एसिटाइल एसीटोन हो गया, तो इसका तो भाई मुझे मालूम है कि ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो
अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना आपको, फिर भी आप टॉटोमेरिज्म वगैरह दिखा दो। ये समझ रहे हो ना कौन सा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको? यस सर। वही ट्रिक, मतलब सर ब्लाइंड टेक्निक, कि भाई मुझे मालूम है कि अगर गिवन पर्टिकुलर टॉपिक ये वाला है तो क्वेश्चन कुछ भी आए आंसर वही होगा। तो ये अपना कह रहा है कि टू क्लोज पीक्स एट डेल्टा इज इक्वल टू 1.97 एंड 2.4 ppm। तो एक तो ये अपना एक एच ये वाला आने वाला है, तो ये वाला तो कितने पर शो करने वाला है? ये तो ज्यादा पर शो करेगा ना, 5 पॉइंट वगैरह कुछ पर, क्योंकि ये एल्कीन वाले, 5.5 तो अपना ये तो नहीं है। अब साइड वाला एक, मिथाइल ग्रुप का सर। हाँ, तो बेसिकली ये वाला जो अपना एच एच लगा हुआ है ना, ये एच लगा हुआ है, और फिर हाँ, तो बेसिकली ये वाला जो है ना, ये इस कारण आने वाला है। और इसमें ना आप, हाँ ठीक है, तो ये वाला आप प्रोटॉन्स को ना आप ए कह दोगे, और ये वाला प्रोटॉन्स को आप कह दोगे बी कह दोगे, या फिर इसको ए कह दो और इसको बी कह दो। अच्छा, ये वाले केस में ना आप इनको अलग नहीं मान सकते हो, कहाँ गया कि ये वाला है सो, बिकॉज ये वाला तो इंटरकॉन्वर्टिबल है ना ये वाला, बिकॉज इस साइड से भी तो बन सकता है वो, तो इस कारण ये अलग अलग ही पिक्स दोनों आ रही हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब? देखो अब मेरे पास, अब अगर कंपाउंड है, क्या कहते हैं, ये अब अपना ये सैंपल है जिसमें कि एसिटाइल एसीटोन है, तो भाई इसमें तो दोनों कंपाउंड अवेलेबल है ना, ये अपना कीटो फॉर्म भी अवेलेबल है ना, और ये अपना इनोल फॉर्म भी अवेलेबल है। तो अगर मैं इसका NMR लेता हूं तो ये दोनों कारण आने वाला है ना, ये तो ये जो अपना ये सारा प्रोटॉन है H वाला, इसके कारण भी, और जो ये वाला कंपाउंड्स में जो ये वाला H प्रोटॉन्स है, इस कारण भी आने वाला है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो दे रखी है ना इन्होंने कि 1.97 और 2.4 ppm, तो भाई हम कह देंगे कि भाई रीजन की मतलब रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ दिस पीक्स आर ड्यू टू द टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म वाले में कि भाई पहले में ये प्रोटॉन्स थे और दूसरे में अपने ये वाले प्रोटॉन्स बन रहे हैं। और दूसरी पिक्स आप बता दो कि भाई और कौन सी पिक्स बनने वाली है, तो भाई इसमें ये पिक बनने वाली है। ठीक है, कि भाई इसका अपना 5.1 के अराउंड बनने वाला है। ये अपना जो OH है ये हाईली डिस्टिल्यूटेड प्रोटॉन हो गया ना, तो हाईली डिस्टिल्यूटेड मतलब कितना चला जाएगा, अराउंड 7 to 8 वाले में चला जाएगा, बिकॉज नॉर्मली जो अपना OH होता था वो दैट इज व्हाट अराउंड समथिंग अराउंड 3.5 वगैरह। OH 7 to 8 था या 12 चला गया था, याद है किसी को वैल्यू? It is beyond 12 because of hydrogen bonding. हाँ याद है, वो काफी ज्यादा बड़ा वैल्यू था। तो आप OH का ना बोल दोगे भाई कि ये 12 वगैरह के वैल्यू में चला जाएगा, तो थोड़ा सा डेटा आपको याद होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो ये बेसिकली नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर हो गया कि व्हाट अदर पिक्स कुड बी ऑब्जर्व्ड वाला। Listen, another CH2 will be there for keto. हाँ, इसका भी आएगा, कीटो का इसका भी आएगा, अलग से पिक आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हाईली डिस्टिल्यूटेड भी रहने वाला है, बिकॉज हाईली डिस्टिल्यूटेड क्यों रहेगा, आप एक चीज याद रखना कि जो CH3 रहता है ना, तो इसका आप बेस वैल्यू मानोगे 0.9। अगर ये CH2 रहता है, मिथिलीन रहता है, इसका बेस वैल्यू मानना 1.3। अगर ये रहता है CH रहता है केवल, तो इसका बेस वैल्यू मानोगे 1.7, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये CH2 है ना मिथिलीन, तो आप यहाँ से बेस वैल्यू ऐड करोगे 1.3 का, और यहाँ पर 2 कार्बोनाइल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब जो मेरा नोट्स था उससे अगर मैं याद करूं हल्का सा कि एक सेकंड, हाँ, तो कुछ 1.5 या मतलब हर एक C डबल बॉन्ड O के लिए ना, जहाँ तक मेरे को याद है कि 1 या 1.5 ऐड करना होता था। वो नोट्स यार एक्चुअली घर पे रखा हुआ, इसी करना है, आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। Sir, we used to add 0.8 like that. C डबल बॉन्ड O के लिए Because of 2C double bond O will use 1.7 like that.
नहीं नहीं, आप क्या करो ना, 0.8 मत रखो, 1 यूज करो, सिंपल सी बात है। ओके सर। आप उतना मतलब झंझट लो ही ना 0.8 के लिए। मैंने क्या किया था ना कि जैसे ये 3 वैल्यूज आप याद कर लो, ठीक है, और ये थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज वो नोट्स मेरे पास यहाँ नहीं है। और फिर क्या करो ना कि ऐसे करो कि ऐड +1 फॉर फॉलोइंग एडिशंस, ठीक है। वो वाले कार्बन हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से आपका अगर C डबल बॉन्ड O मतलब कि एल्डिहाइड वगैरह लगा हो तो आप उसमें +1 ऐड कर दो। फिर आप देखोगे ना कि आपको ऐड करना होगा 1.5 फॉर सम ग्रुप्स ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप ऐड करना पड़ेगा +2 ऐड करना पड़ेगा, और इसी में मेरे नोट्स में ये Cl लिखा हुआ कि भाई अगर Cl है तो +2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक बार थोड़ा सा आपको ये मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मैं शेयर करूंगा बट वो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये इधर 10-15 दिन बाद। But sir, do we have to show in the paper or just for our calculation? नहीं नहीं, ये आपके लिए भी है, और जरूरी नहीं है कि आप वहां पर ये करो कि मतलब कि 0.9 और ऐसे करके, वो जरूरत नहीं है उस चीज का। Sir, I'm asking, do we have to show in on the paper or like we'll just do the calculation and then put the value only? नहीं नहीं, जस्ट पुट द वैल्यू, डोंट शो कि मतलब कि वी आर राइटिंग 0.9 +1 प्लस दिस वगैरह, बिकॉज Yes, दिस sir. वैल्यूज ना, बिकॉज दिस वैल्यूज वी हैव assumed for ourselves only, for our convenience. Because if the professor see na that he has used 1 for the carbonyl but in actually it is 0.8 or something, then थोड़ा सा इशू है। तो मतलब it is for our convenience कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे उस चीज को। Okay, sir. जैसे वो वाला क्वेश्चन मेंशन नहीं करेंगे ना कॉपी में? क्या चीज? कॉपी में ये वैल्यूज मेंशन नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद मन में ही अपना वो ऐड कर लो कि भाई 0.9 यहाँ से आया है और 1 यहाँ से आया है, और मैंने यहाँ पर 1.9 लिख दिया है इस चीज को। ओके मतलब इट इज जस्ट लाइक द सेम क्वेश्चन कि आपको याद है, आपको यूवी वाले क्वेश्चन में क्या कहता है हमने कि हम लोग ना वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 214 लेते हैं, अपने नोट्स वाले में था। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि कंपाउंड का वैल्यू दिया हुआ था 229 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया कि भाई 214 लिया बेस को हमने, और 5 × 3 3 अल्काइल के कारण हमने ऐड करके बोल दिया भाई 229 देखो आंसर है हमारा, बट एक्चुअल में हमने 215 पढ़ा है। तो एग्जामिनेशन में कहां से रेफरेंस लिया गया उस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए खुद को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे, है ना। यस। तो अब चलो अगला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, following compound, 1 singlet, 1 triplet and 1 quartet. तो C4H8O2, तो C4H8O2 है, मतलब कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मुझे दिख रहा है DU = 1, और ये पक्का सा ना ये एस्टर ही होगा बिकॉज यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और साथ में ये 1 सिंगलेट भी शो कर रहा है। सिंगलेट से आप समझना, क्या समझोगे आप कि भाई O के साइड वाले में ना ये CH3 लगा होगा, तभी ये सिंगलेट शो कर रहा है। तो ये आपका एक हिंट हो गया। तो आप ये छोटे छोटे हिंट्स है ना, आप उसको लिख लिया करो नोट्स में कि इन केस ऑफ एस्टर इफ सिंगलेट इज देयर देन मोस्ट लाइकली O के साइड वाले में CH3 लगा हुआ है। अब सर आपने आपने ये क्यों सोचा नहीं कि एल्डिहाइड के बगल में प्रोटॉन हो? क्या एल्डिहाइड के बगल में प्रोटॉन हो? मतलब एल्डिहाइड एक कार्बन हो, वो मतलब C डबल बॉन्ड O हो और उसके बगल में हाइड्रोजन हो और फिर उसके बाद तरह का कुछ हो, मतलब नहीं तो आपने उस केस मतलब में फिर ऑक्सीजन। सिंगलेट नहीं आएगा ना। आप ये देखो कि आपने अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया कि इसके बाद मान लो कि 2 कार्बन लगा दिया आपने, ठीक है, सर हाँ ठीक है, तो तो फिर यहाँ पर फिर सिंगलेट कहाँ आने वाला है? सर अच्छा, राइट, आप इधर का बोल रहे हो? लेफ्ट से फर्स्ट आप, हाँ लेफ्ट पे जो कार्बन है उस पे प्रोटॉन लगा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ये भी पॉसिबल है कि 1 ट्रिपलेट या आप But sir, other carbons or proton value will not match in that case. It हाँ, could be for बट other यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया methyl. हुआ है ना क्वेश्चन में, ओके ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ना आप फिर दोनों कह दो कि भाई दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आपको और भी अच्छा आपके लिए हो गया।
मतलब एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट्स हु हैज रिटन जस्ट वन कंपाउंड, तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ मेरे पास। तो सर पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रहा है, हो नहीं सकता, तो वो भी लिखना पड़ेगा क्या? क्या क्या सर लाइक एल्डिहाइड कैन नॉट बी द आंसर, बट डू यू हैव टू राइट दैट आल्सो? नहीं, एल्डिहाइड कहाँ पर आंसर यहाँ पर एल्डिहाइड होगा? Oh, for this only. Okay, okay. हाँ, तो यहाँ पर तो बस यही दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। Okay, okay. पर यहाँ पे बात तो वही हुई ना, कौन सी बात होगी? कंपाउंड है। नहीं, दोनों कंपाउंड कैसे सेम है? ये अपना अच्छा, ये अपना yes, sorry। मिथाइल हो गया, ये इथाइल लगा हुआ है, तो आप दोनों बोल दोगे भाई दोनों पॉसिबिलिटी है, और साथ में ना आप ऐसे करके बना दोगे कि ये वाला ना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट, ये वाला आपका हो गया डबलेट, ये वाला हो गया आपका सिंगलेट। आप दोनों चीज शो कर दोगे इस चीज में। और अच्छा, कितना मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप अगर फिर इनमें भी आपको अगर खुद से मतलब ऐड करना हो कि वैल्यूडेशन के लिए, कि आप इनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट नहीं यार, सिंगलेट में भी अभी भी। हाँ, अब इसके बाद क्या बोलोगे ना कि अब वो डेल्टा वैल्यू यूज करना पड़ जाएगा आपको। हाँ, डेल्टा वैल्यू फिर यूज करके आप डिफरेंशिएट करोगे, तो हो सके तो आप एक लाइन में लिख दोगे कि भाई फर्दर एनएमआर वैल्यू कैन बी यूज टू डेल्टा ऑफ एनएमआर वैल्यू कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट वगैरह वगैरह। तो ये वाला हो गया आपका ये, और ये क्या है? 2 ट्रिपलेट्स। तो इसमें कितना डी हुआ गया है, इसने फाइंड आउट किया है? बता दो इसका वैल्यू डी का। 0. जीरो है, तो बस 0 लगा दो फिर। तो C4H8Cl2O। तो और ये 2 ट्रिपलेट्स कह रहा है, तो 2 ट्रिपलेट्स कह रहा है मतलब कि ये ईथर होगा। CH2 ईथर और ये सिमेट्रिक, हाँ। CH2 का अपना, ऐसे पहली बात तो होगा कि इसका दोनों का ट्रिपलेट्स लगा होगा, और लेकिन C4H8 करना है ना, सिमेट्रिक ईथर This unit will be equivalent. ऑक्सीजन। Because in that. हाँ। यहाँ पे तो- इसको बोलेंगे ऑक्सीजन फिर। अच्छा, तो बीच में अपना ओ लगाना पड़ेगा ना, कि आप ये काम करो CH2 और CH2, एक साइड अपना Cl लगा दो, और फिर दूसरी साइड अपना ये Cl लगा दो, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स हो जाएगा और ये भी ट्रिपलेट्स हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली इनके डेल्टा वैल्यूज वगैरह भी क्या आएंगी, सबके सब सेम आने वाले, बिकॉज ये पूरा सिमेट्रिक है ना दोनों साइड से। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? नो सर सर। इसमें 2 तरीके की डेल्टा वैल्यू नहीं आएगी? एक तो CH2O के साथ जुड़ा है, एक हाँ। Cl के साथ जुड़ा है। हाँ, वो तो आएगा, बट ये जो हाइड्रोजन ए है, यही वाला हाँ। ए है, ये वाला हाँ बी जी। है, ये वाला बी है। आएगा मतलब दोनों 2 दो टाइप का। तरीके के ट्रिपलेट आएंगे ना? हाँ, 2 टाइप के आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना, और C3H7Cl, यहाँ पर भी DU शायद 0 आएगा, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर भी DU आएगा 0, और कह रहा 1 डबलेट एंड 1 सेप्टेट। तो सेप्टेट से आप सिंपल कहानी यही समझना कि भाई CH ना लगा हुआ है CH3 से और CH3 से। तो आप इस चीज को अभी कॉपी में इन्फ्रेंस वाला लिख दो कि भाई सेप्टेट और डबलेट का कि तभी बन सकता है जब ये वाला सेट रहे, और यहाँ पे अपना Cl लगा दो। और या एग्जाम्स वगैरह में ना मतलब कोशिश करो कि इस चीज को लिखने के लिए कि ऐसा करके आप एक लाइन में लिख भी देना कि 1 डबलेट एंड 1 सेप्टेट से इन्फरेंस ये है कि दिस कंपाउंड इज हैविंग दिस एंटिटी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उस कंपाउंड में आगे करने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O। तो यहाँ पर DU इज इक्वल टू 1 आ गया है, और मेरे को हिंट आ रहा है क्या चीज का, कि भाई कार्बोनाइल है, और कार्बोनाइल है, और
a strong absorption band at 1780 Navier spectrum in 1H NMR signal. It gives delta 1.1 triplet. ठीक है, तो डेल्टा 1.1 ट्रिपलेट। अच्छा एक बात का मेरे को कि अगर डेल्टा एट 1.1 है तो ये कौन सा यूनिट होगा? ये मोस्ट लाइकली CH3 होगा ना, मिथाइल होगा, बिकॉज 0.19 होता, बट क्योंकि ये कार्बोनाइल वगैरह लगा होगा उस कारण भाई थोड़ा सा ये डाउनफील्ड हो गया है, कोई बुराई नहीं है इसमें। और कह रहा है कि भाई ये अपना ना ट्रिपलेट है, मींस क्या है, CH2 इन एडजेसेंट पोजीशन है भाई, ये भी मैंने इन्फरेंस फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्या है, डेल्टा एट डेल्टा 2.1 और ये अपना है सिंगलेट, तो मोस्ट लाइकली ये अलग ही अपने ये दुनिया में जी रहा होगा ये। फिर अगला है डेल्टा एट 2.3। अच्छा, और ये अपना भाई साहब क्या है, क्वार्टेट है। ये क्वार्टेट कहाँ से आया होगा? ये साइड में मिथाइल है 3+1 4 से आया होगा, मतलब ये दोनों भाई साहब ने दोनों बगल बगल में होंगे, तभी ये इसको ये ट्रिपलेट दे रहा है और ये इसको क्वार्टेट दे रहा है। मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये कुछ अपना CH2 यूनिट ये वाला है अपना। अच्छा, CH2 यूनिट तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज की ये अपना जो 1.3 आया है वो आया कहाँ से होगा? ये 1.3 है यहाँ से, और भाई आपने ऐड कर दिया 1 कार्बोनाइल के कारण, तो मतलब आना चाहिए था 2.3, और बिल्कुल 2.3 अपना है। क्लियर सबको? तो बस इन तीनों का ही मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा अपना CH3, ये हो जाएगा अपना CH2, ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O, और ये अपना हो जाएगा CH3। ये अपना सिंगलेट हो गया। सिंगलेट कैसे हो गया भाई? 0.9 होता, कार्बोनाइल कारण आपने ऐड कर दिया 1, तो ठीक है 1.9 से हल्का 2.1 कर दो ना, खुद से ही मतलब हम कर देंगे 1.2 हल्का सा एडजस्ट। तो ये हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर आप इसको बोल दो कि भाई ये वाला ये है, ये ट्रिपलेट है, ये क्वार्टेट है, ये वगैरह वगैरह सब है अपना। ठीक है, सर वो जो CO स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका ही मैं बोल रहा था, वो तो 1780 नहीं हो सकता ना? कौन सा 1780? नहीं, पॉसिबिलिटी है इसका। हाँ, वो 20 होगा शायद। 1720 है, उतना नहीं होगा ये। हाँ। तो चलो हो गया फिर, और क्या, अब चलते हैं उस पर वापस मास पे। अच्छा, कुछ लोग ना मॉडल आंसर्स मांग रहे होते हैं यार स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो मुझे लगता है ना कि मॉडल आंसर ज्यादा अच्छा यही कि अगर आप वीडियोस देख लें कि भाई एग्जैक्टली करना क्या है, कि मॉडल आंसर मतलब GS नहीं है ना कि ये रहा ऐसे आपका बना बनाया इंट्रो, बना बनाया बॉडी वगैरह, तो वीडियो देखना भी ज्यादा विल डू द टास्क आई थिंक। सेव कर देते हैं। चलो वो निकाल लो मास सब तो। सर हाँ सर, ये एक दो क्वेश्चंस के अंदर ये जो फाइनल प्रोडक्ट था ना, वो मतलब आप मतलब उल्टा सीधा मतलब चूज कर लिया, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए थोड़ा बताओ कहाँ से करें। मतलब वैसे तो ठीक था, आंसर बता भी सही आए, हाँ। बट ये जो जो लास्ट में बताया जैसे वो CL वाला, हम्म। तो उसमें थोड़ा सा मतलब अलग स्ट्रक्चर चूज कर लिया, और एक ये आखिरी वाला था ना, इसमें जैसे आप बता रहे थे कि दोनों के दोनों ऑप्शंस लिखने होंगे, तो इस तरह की हाँ। प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चंस वगैरह या PYQ करें? PYQ तो वैसे मोर देन एनफ है, लेकिन आप अगर स्टिल इफ यू वांट टू डू सम प्रैक्टिस ना तो। अच्छा, पाविया में कुछ प्रीवियस पीछे में कुछ क्वेश्चंस है ना, सॉल्व क्वेश्चन मेरे ख्याल से। किसी ने पाविया देखा है क्या? आप एक बार ना पाविया देखना, पाविया का स्पेक्ट्रोस्कोपी में शायद पीछे में क्वेश्चन कुछ हैं प्रीवियस ईयर वाले, सॉरी इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो आप वहां से एक बार देख सकते हो। सर डाइस के नोट्स में ऐसा भी है सर, थोड़ा थोड़ा ऐसा करवाते थे, जैसे जो जो वैल्यू पता लग रही है हमें, तो उसको हाँ। जो मेन स्ट्रक्चर था ना उसके फॉर्मूले में से माइनस कर करके, जैसे CO हमें फाइंड आउट हो गया,
तो हाँ। CO फाइंड आउट करके हटा देंगे, फिर एल्किन बच गया। तो हाँ। उस हिसाब से भी सर ने करवाए थे क्वेश्चन, हाँ तो वो मेथड भी ठीक है। ये डायरेक्ट ही वैल्यूज के हिसाब से जैसे आप बताते हो कि मतलब इसमें एस्टर है वगैरह, हम जैसा भी पता ट्रिपलेट के बगल में वो है तो एडजेसेंट पे ये लिखने के साथ साथ ये वो सर ने भी एक तरीका बता रखा है ना कि मेन फॉर्मूले में से माइनस करते जाओ आप। जैसे CO फाइंड आउट हो गया तो फिर आपके पास एक बच जाएगा। ऐसे कुछ हाँ, सर के ये भी कर नोट्स में। सकते हो कि मेन फॉर्मूले में से, लेकिन मैं ऐसे ही करते आया हूँ कि मैंने वैल्यूज रट लिए थे कि भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप करने के आपको कितने ऐड करने पड़ते हैं, और अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा उस वैल्यू को मैं मोल्ड कर लेता हूँ कि भाई मैंने याद कर रखा है 1, लेकिन क्वेश्चन में मान लो कि 1.1 ऐड करना पड़ जाए, 1.2 ऐड करना पड़ जाए, कोई इशू नहीं है, उतना हम कर लेंगे आगे पीछे करके। और मुश्किल से 10 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके वैल्यूज रट लो आप क्लासिफाई करके, और बाकी आप क्वेश्चन थोड़ा सा और करोगे। जैसे मैंने ये वाला बताया कि इन्फ्रेंस कि अगर एक सेप्टेट और एक डबलेट वाला सेट तभी आएगा जब अपना ये CH वाला CS3 लगा होगा, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप तो एक बार ही देखना, पाविया में हर एक चैप्टर्स के एंड पर कुछ सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वहां से एक बार ही देख सकते हो। ओके सर। या फिर मैं देखता हूँ अभिजीत अग्रवाल सर के नोट्स जो है ना, तो शायद उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो देखता हूँ मैं एक बार इसको, तो मैंने देखा नहीं था वो नोट्स को, लेकिन देखता हूँ मैं कि अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व है तो फिर वहां से मैं आपको वो जो पेज नंबर वगैरह है ना वो बता दूंगा कि भाई ये वाला पेज नंबर से आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो उस चीज को। ओके सर। ठीक है, तो अब चलो आ जाओ, अब आ जाओ अपना मास पर आ जाओ। तो आज लिखो, टॉपिक लिखो जनरल फ्रैगमेंटेशन रूल्स। कल हमारा वो हो गया था ना, एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ तक हो गया था ये जनरल फ्रैगमेंटेशन रूल्स कहाँ से है। ये पेज नंबर अपना है 462। हाँ, तो एक बारी तो आप वो देख लेते हैं फटाफट कि एग्जैक्टली मास स्पेक्ट्रा वगैरह में क्या था 5 मिनट में। तो ये था अपना कि CH4 मॉलिक्यूल वगैरह का हमने एग्जांपल में लिया था, और कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं एट वेरी हाई एनर्जी, एंड एनर्जी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रहेगा, दैट इज usually more than enough to knock out any electron, and that electron can be basically of sigma bond as well as pi bond, or it can be the lone pair also। अब इसमें मैंने ये बताया था कि जनरली जो कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा नॉकआउट होगा, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन दैट इज मोस्ट लूजली बाउंड, बेसिकली जो वीकेस्ट बाउंड होगा। तो ऑब्वियसली जो लोन पेयर होगा दैट इज हाईएस्ट एनर्जी एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, एंड देन सिग्मा बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो सबसे बाद में आने वाला है। तो इसके बाद हमने देखा था कि भाई वाई ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज इसका सेटअप ही ऐसा है ना कि यहाँ पर ये पहले एक्सेलरेट होता है पार्टिकल, और उसके बाद हम डिपेंडिंग अपॉन की मास क्या है उसका, वो अलग अलग डिटेक्टर पर सेपरेट हो जाता है, एंड दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कि any charged particle that is moving with a velocity v in any magnetic moment in any magnetic field b, तो उस पर फोर्स लगता है qvb, और अगर वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है दैट इज बेसिकली mv²/r। इसको हमने बैलेंस आउट किया तो देखा कि रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ मूविंग या फिर एनी पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इस तरीके से हमने तीनों को डिफरेंशिएट कर लिया, और फिर हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ पर क्या बनाते हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटीज डालते हैं वाई एक्सिस पर,
और कौन कौन से आयंस को हमने किया है डिटेक्ट, उसको डालते हैं हम एक्स एक्सिस पर। अब जो सबसे हाईएस्ट जो टॉलेस्ट पीक होता है उसको बेसिकली हमने बोल दिया कि भाई इसको चलो वैल्यू दे दो 100%, है ना, बिकॉज हम मालूम कर रहे हैं बेसिकली क्या कि रिलेटिव इंटेंसिटीज। इट इज जस्ट लाइक कि अगर क्लास में स्टूडेंट है तो लेट्स से कि भाई एक बंदे का ना वेट हमने बोल दिया कि वो 100 kg का है, तो अगर किसी बंदे का अगर वेट 80 kg होगा तो वी विल से कि भाई इट इज 80% ऑफ दैट पर्सन वेट। तो इसका हमने उसको बोल दिया जो हाईएस्ट है टॉलेस्ट है उसको हमने बोल दिया कि दैट इज 100% एंड दैट इज कॉल्ड द बेस पीक। फिर इसके बाद क्या था अपना, हाँ इसके बाद फिर अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन कि भाई वाई एनर्जी ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड, ये देखा था हमने। और इसके बाद टर्म्स वगैरह देख लिया था कि ये बेस पीक वगैरह, फ्रैगमेंट्स, आयन पीक वगैरह, ये सब सारी चीजें। हाँ स्टेट पीसीएस में ना इन पर डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए भी आएंगी, तो आप जैसे मैंने पहले बता रखा है कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में यू आल्सो नीड टू गिव एग्जांपल्स आल्सो। तो इन एडिशन टू डेफिनेशन यू टेक वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑफ CH4 और एनीथिंग, एंड से कि भाई ये वाला बेस पीक है, ये रेडिकल कटायन है, ये फ्रैगमेंट आयंस है, और साथ में आप यहाँ पर दिखा दो इस चीज को ग्राफ पर, तो वो एक होलसम आंसर बन गया। देन कुछ पॉइंट्स थे डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो पहला तो ये था कि अगर नाइट्रोजन एटम है तो आपको ऑड नंबर उसका मास वैल्यू आने वाला है, ये तो क्लियर है, जैसे NH3 तो 17 है, और अगर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं फिर तो वो इवन आउट ही हो जाएगा, तो एक चीज प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला क्या था, ये सब कुछ एग्जांपल्स करा था हमने, और उसके बाद फिर रूल ऑफ 13 देखा था। ये रूल काफी अच्छा है कि अगर गिवन मॉलिक्यूलर मास है तो उससे अगर हमें मालूम करना है कि हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, तो ये वाले फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी यहाँ से हम मालूम कर लेंगे इस वाले से। ये तक यहाँ तक हो गया। फिर अपना आइसोटोप्स का अबंडेंस भी मालूम कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मुझे ना नहीं मालूम है कि भाई कि अपना जो 13 कार्बन है ना वो 1.1% है कि कितना है। तो अगर हमने इसका स्केल मान लो कि लिया कि आप देखा भाई इसको हमने दे दिया कि 100 सेंटीमीटर इसका हाइट है। अब इसका अगर हाइट 100 सेंटीमीटर है, और जब हमने इसका हाइट मेजर किया और वो अपना हाइट आ गया लेट से 0.011 अपना हाइट आ गया, ये तो भाई हम कहते हैं कि भाई ये 1.1% है। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कोई आइसोटोप का नेचुरल अबंडेंस कितने का है, तो इसका एप्लीकेशन ये हो गया। इसके बाद देख लिए थे कि भाई अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो वो पीक में जो अपना वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे डिफरेंट होगा। ये वाला चीज तो नहीं, ये वाला चीज अभी बाद में आएगा, ये वाला चीज रुक जाओ अभी। फिर हमने देखा था ब्रोमीन के लिए, तो ब्रोमीन में क्या था कि अगर एक ब्रोमीन है ना तो दोनों M और M+2 पर दोनों पर इक्वल पीक्स आने वाली हैं, क्योंकि 79 Br और 81 Br दोनों इक्वली अबंडेंट है अपने नेचर में। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, 79 और 81 का एवरेज 80, बट मास स्पेक्ट्रोमीटर है ना दैट डू नॉट एवरेज आउट एंड इट बेसिकली सीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स दिख रहा है तो ऑब्वियसली उनका अलग अलग दिखेगा 79 और 81 का। अब 2 Br प्रेजेंट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो बेसिकली ये 1:1 में 1:2:1 में आने वाला है अपना 3 पिक्स आएगा, दैट इज एट M+2 एंड M+4 हो गया अपना ये। फिर अपना सेम केस होगा Cl के साथ में कि M और M+2 पर 2 पिक्स आएंगे तो, बट इनका जो रेशियो रहेगा ना दैट इज बेसिकली 3x 2x, ये 3 गुना रहने वाला है, बिकॉज यही अपना नेचुरल अबंडेंस भी है। अगर 2 Cl है तो भाई इस रेशियो में होगा। और इसके बाद जो टेबल दे दिया था कि आप यहाँ से जो आपको मालूम करना है आप मालूम कर लेना। तो अब अगला चीज है ना कि फ्रैगमेंटेशन किस तरीके से होता है इन एनी गिवन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल फ्रैगमेंटेशन रूल्स, और उस रूल्स को ना हम अप्लाई करेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पर। तो सबसे पहले आप यही लिखो जनरल फ्रैगमेंटेशन रूल्स।
जनरल फ्रैगमेंटेशन रूल्स। अच्छा, इसका कल हमने रीजन लिख लिया था क्या, ये वाई फ्रैगमेंटेशन हैपेंस? नो। तो एक काम करो, सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि अपना ये NH3 है, तो इसमें अगर हमने प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये बन जाएगा अपना, ये बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन ना आप एग्जाम्स में चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको 2 बार नहीं लिखना है ना तो आप कर दो ऐसे कि प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको कर दो आप माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है, इस तरीके से भी ये दोनों चलता है अपना एग्जाम में, क्योंकि 1 - 2 = -1। अब पॉइंट ये आता है ना कि जो अपना NH3+ बन गया, तो इसके बाद ये आगे क्यों फ्रैगमेंट हो रहा है, ये अपना जा करके NH2+ वगैरह में, और ये अपना बन गया फिर ये एक H रेडिकल, और ये फिर फर्दर हो जाएगा NH+, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है कि वाई फ्रैगमेंटेशन हैपेंस, वाई फ्रैगमेंटेशन हैपेंस। तो इसमें आप यही लिख लो, ये क्वेश्चन शायद पहले कभी आया भी था, पता नहीं कब। तो आप ये लिख लो ना कि मॉलिक्यूलर आयन is having extra energy due to bombardment by 70 electron volt electron beam, due to 70 electron volt electron beam this leads to molecular ion in a highly excited vibrational state, highly excited vibrational state, so it lose extra energy, by breaking apart into fragments, by breaking apart into fragments. अब एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर और लिखना है कि आप देखते होंगे कि कोई मॉलिक्यूलर आयन में, सॉरी कोई मास स्पेक्ट्रम में जो अपना मॉलिक्यूलर आयन पीक है ना, बहुत बड़ा दिखाया होगा मैंने कि ये अपना मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और जबकि कहीं कहीं क्या हुआ था कि ये बिल्कुल आप मतलब ये कहीं कहीं बिल्कुल गायब ही होगा, बहुत छोटा सा मॉलिक्यूलर आयन पीक रहेगा। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये होता है कि जिस वाले कंपाउंड में ना अपना मॉलिक्यूलर आयन थोड़ा स्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल आयन या फिर कोई भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल रहेगा तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो लाइफ टाइम क्या उसका इंक्रीज कर जाएगा। अगर लाइफ टाइम इंक्रीज कर गया है मतलब कि स्पेक्ट्रोमीटर ने उसको डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि लाइफ टाइम अगर कोई स्पीशीज का बहुत ही कम होता है, फॉर एग्जांपल
कि अगर 1 डिग्री कार्बोकटायन बन गया तो इसका जो लाइफ स्पैन है ना, ये बेसिकली t इज लेस देन 10 टू द पावर -5 सेकेंड्स हो जाता है। जबकि फॉर एग्जांपल अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन है या फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन है तो इसका जो t है दैट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -5 सेकेंड। तो इस कारण जो ऐसे वाले केस में इसका जो मॉलिक्यूलर आयन है दैट इज ऑब्जर्वेबल फॉर अ स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन, जबकि दूसरे केस में स्टेबल नहीं रहेगा। तो आप क्वेश्चन यही लिख लो कि why some mass spectra प्लूरल फॉर्म स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, यार ये मैं कंफ्यूज हो गया। why some mass spectra shows observable molecular ion peak while some don't, तो देखो अब ये वाला आंसर ना आप उन क्वेश्चंस के लिए भी लिख सकते हो कि क्या करेगा उस बहुत सारे क्वेश्चंस में कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये अपना मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये अपना ऐसे है, तो इस वाले में बोल देगा ना नहीं, या फिर ऐसे इसको मान लो CH3 कह लो इसको। तो इस वाले केस में क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका C3 1 4 1 5 C5H12, इसका मास कितना हो जाएगा 72 इसका हो गया ना मॉलिक्यूलर आयन वाला वैल्यू। इसमें क्वेश्चन ये पूछ देगा ना कि ये वाला जो कंपाउंड है व्हाई डू नॉट शो वैल्यू एट m/z इज इक्वल टू 72, बिकॉज इस कारण नहीं होगा क्योंकि ये वाला ब्रेक करके ना इजिली ये भाई बन सकता है 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो इससे अच्छा ये अपना शो करेगा कितने पर, ये हो गया 15 × 3 30 45 हो गया अपना, और ये अपना हो गया 45 और C हो गया ना 57 पर शो करेगा। क्यों शो करेगा भाई, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है यहाँ पर। तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये थोड़ा सा ये वैल्यू वगैरह दे करके लिखोगे। क्या लिखोगे, लिखो इस चीज को, इफ लाइफ टाइम ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, if lifetime of molecular ion is greater than 10 to the power -5 second, then MIP मतलब molecular ion peak appears but if t is less than 10 to the power -5 second, if 5 हो गया 6 नहीं है, but if t is less than 10 to the power -5 second, Mi breaks apart into fragments. Mi breaks apart into fragments before entering mass analyzer. Before entering mass analyzer. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो सेम था कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है 72 पर क्यों नहीं शो कर रहा है, 57 पर क्यों शो कर रहा है। तो एक तो मेरे पास सिंपल तरीका यही था कि भाई टर्शियरी कार्बोकटायन है, 3 डिग्री कार्बोकटायन है, स्टेबल है, इस कारण भाई यहाँ पर शो कर रहा है।
लेकिन ये फिर जीओसी के आंसर से डिफरेंट कैसे हुआ? थोड़ा तो भाई, अब मास स्पेक्ट्रा क्वेश्चन है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना उसको, टेक्निकल वर्ड्स कि भाई जो जो वर्ड्स इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो देखो यार, लाइफ टाइम वर्ड आया है, मतलब कि हाँ भाई मास पढ़ा है उसने। फ्रैगमेंट्स की बात कर रहे हैं, मास एनालाइजर मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी मालूम है। तो बस यही छोटे छोटे वैल्यू एडिशंस हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। अब एक ये छोटा सा ये लिख लो, पहले इसको ऐसे कर दो, मतलब ये हिंट करके। इसमें टॉपिक क्या लिखवाऊं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने भी ऐसे लिख रखा है नोट्स में अपने। इस टॉपिक नहीं है ये बस क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लो। आप जैसे पहली बार में हमने CH4 लिया था, तो एक बात बताओ मेरे को, CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं इसमें? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर। हाँ, मतलब जितने सारे बॉन्डेड वाला बता दो। हाँ, सब जोड़ करके 8 हो गया है ना, क्योंकि ये अपना ये ऐसे है। और इसका जो मास है ना, अगर मैं m/z अगर बताऊं इसका, तो अपना कितना हो जाएगा? ये अपना है 16 है। और इसके बाद इसको, लेकिन मान लो कि इसको मैंने ब्रेकअप किया इसको इस तरीके से, ये H हो गया और ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन हो गया और ये वाला अपना एक H। अब बताओ मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और इसका जो m/z है वो अभी भी 16 है। लेकिन अगले स्टेप में हमने इसको तोड़ा कैसे था? -h रेडिकल किया था हमने इसको, ये किया था। और तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CH3 प्लस बना दिया था हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। बट m/z क्या है इसका? 15। तो आप यही देखोगे कि अगर जिस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें क्या होगा ना कि अगर मास इवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। यहां पर लिख लो कि फॉर दोज कंपाउंड्स in which no nitrogen present। भाई नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा जस्ट उल्टा कर देना ना, पूरी भी चीज का जो पढ़ रहे हैं अभी इसमें। तो ये हो गया अगर इवन मास है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है। अब आप जो इवन मास वाला जो भी कंपाउंड्स है ना, उसको आप कैसे तोड़ोगे, इसका एक जनरल तरीका है कि भाई इसको आप दो तरीके से आप तोड़ सकते हो। दो तरीके से कैसे तोड़ सकते हो कि भाई इवन मास ना ऑड मास का एक एंटिटी बने और इससे रेडिकल बने R रेडिकल, ये दो एंटिटी बनेगा। बट ये तब बनेगा जब आप क्लीवेज ऑफ वन बॉन्ड करोगे तब। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले केस में जो अभी भी हमने करा है। ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई इवन मास वाला पार्टिकल इवन मास में तभी टूटेगा जब एक साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा। सबको ये सेंस बन रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि भाई अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा ना तभी उसका मास इवन रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपना मॉलिक्यूल है, अगर किसी ने पेरिसाइक्लिक पढ़ा है तो उसको थोड़ा समझना ये आसान होगा कि इसमें क्या होता है ना कि ये जो मॉलिक्यूल है टूट जाएगा दो पार्ट में ऐसे, इसको कहते हैं रेट्रो डियल्स-एल्डर रिएक्शन। तो देखो, तो यहाँ पर ना कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया है, इसी कारण ये जो अपना एंटिटी है ना इसका इवन मास है। ठीक है। और बट ये कैसे हुआ? यहाँ पर हमने दो बॉन्ड तोड़ा है, एक बॉन्ड ये तोड़ा है और एक बॉन्ड ये तोड़ा है।
तो ये तब पॉसिबल होगा जब क्लीवेज ऑफ 2 बॉन्ड्स हो। कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा अभी कुछ देर रुक जाओ, अपने आप सेंस निकल कर आ जाएगा जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो, कि भाई क्या चल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. तो ये हो गया पहला चीज। लेकिन अगर कोई ऑड मास का एंटिटी है ना, ऑड मास एंटिटी, तो इसका ब्रेकअप होने का केवल एक ही तरीका होता है कि भाई ये ऑड मास का दूसरा एंटिटी बने और साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए। और ये अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा तभी निकलेगा जब क्लीवेज ऑफ 2 बॉन्ड्स होगा तभी। ये तो बहुत ही लॉजिकल लग रहा है ना, दोनों साइड से निकलेगा अपना बॉन्ड, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक बॉन्ड टूटने से तो कुछ नहीं होने वाला है। ये हो गया। हाँ, अब चलो आते हैं मेन चीज पर। ये भाई अब आते हैं जनरल फ्रेगमेंटेशन रूल्स पर आते हैं। तो सबसे जो पहला रूल है ना, वो लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 में क्या है कि अभी पहले ही बताया मैंने कि भाई फ्रेगमेंटेशन इस हिसाब से होगा कि भाई सबसे जो स्टेबल वाला कार्बोकैटायन है ना वो बने, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं जीओसी वगैरह में। बट इसी को ये नेम दे देते हैं स्टीवेंसन रूल। तो अगर आप इस चीज नेम को ना कोट करते हुए लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप GS2 में ना कोई भी रिकमेंडेशन लिख रहे हो तो कमेटी नेम अगर लिख दोगे तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि आप अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कोई भी अमेंडमेंट वगैरह लिखना है तो आप अगर लिख दोगे भाई कि उमेश सिन्हा कमेटी ने ये सेक्शन नंबर 126B में बोल दिया भाई कि सोशल मीडिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैंपेनिंग वगैरह, और उस पर भी सारा अपना मॉनिटरिंग वगैरह हो, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉपर कमेटी वगैरह लिखा हुआ है, केस वेस लिखा हुआ है। सिमिलरली आप इस नेम को कोट कर दोगे जब भी लिखोगे इस चीज को। तो फ्रेगमेंटेशन रूल्स का ये लिखा हुआ है कि भाई फ्रेगमेंटेशन हैपेंस इन सच अ वे, लिख लो इस चीज को, फ्रेगमेंटेशन हैपेंस इन सच अ वे टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, to form more stable carbocation। और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ऐसे मतलब बना करके कुछ ऐसे कोरोलरी टाइप का, कि मार्कोनिकोव रूल अगर आप लोगों ने याद होगा थोड़ा बहुत क्लास 11 से, कि मार्कोनिकोव रूल में यही होता है। ठीक है, लेकिन इसी का कोरोलरी ये हो जाता है कि अगर मल्टीपल अगर पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटी है ब्रेकअप होने का, तो भाई मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने या फिर लार्जेस्ट एल्काइल रेडिकल बनने, वो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसी कारण लिख लेना इसको ऐसे करके कि कोरोलरी टू ये अपना स्टीवेंसन रूल, तो इसमें लिख देना largest alkyl radical is lost preferentially, largest alkyl radical lost preferentially when loss of more than one alkyl radical possible, when loss of more than one
alkyl radical is possible. ठीक है, आगे चले। रूल 2, इनिशियल आयोनाइजेशन प्रेफरेंस सबसे पहले कौन टूटेगा, लिख लेना लोन पेयर ग्रेटर देन पाई बॉन्ड ग्रेटर देन सिग्मा बॉन्ड। इसका रीजन लिखवाना पड़ेगा क्या? हाँ, नो सर। ये तो बहुत लॉजिकल वैसे ही उन्होंने कर रखा है पहले से ही। तो इसका सीधे एग्जांपल्स देख लो कि भाई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लॉस, तो जैसे फॉर एग्जांपल ना कि लेट से ये है, ऐसे कर दो इसको, ऑक्सीजन है और ये वाला ऐसे बना दो इसको। अब यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो है तो सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब सॉरी सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन्स भी है, हाँ सिग्मा बॉन्ड्स का, बट अपना जाने वाला कौन है, ऑक्सीजन वाला। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और यहाँ पर आप ऐसे बना दोगे एक डॉट और एक प्लस चार्ज। ऐसे करके अगर आपका OH है फिर से आप कर दोगे माइनस इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे 1 2 ये, ठीक है। तो दूसरा केस लिखो, लॉस ऑफ पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लॉस, पाई इलेक्ट्रॉन लॉस। फॉर एग्जांपल अगर ये केस में अगर ब्रेक करना हो तो प्लस चार्ज यहाँ भी आ सकता है और डॉट यहाँ आ सकता है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है यहाँ पर डॉट आए यहाँ पर प्लस आए। लेकिन अगर ये वाला केस है ना, तब तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगा ना, ठीक है ना ये वाला। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन काफी बार आएगा, तो इसका तो रट्टा ही लगा लेना कि अपना कार्बोनाइल वाला। अब देखो यहाँ पर ना सिग्मा इलेक्ट्रो सॉरी पाई भी है और लोन पेयर्स भी हैं, बट यहाँ पर पहले लोन पेयर्स टूटने वाले हैं, तो ये हो जाएगा और ये डॉट और ये प्लस चार्ज, और ये मत भूलना माइनस इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए। तो ऐसे सिग्मा वाला तो सबसे आसान है। फॉर एग्जांपल ये लिखना अगर मान लो 5 का मैंने बना दिया, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एक ये बना दो, और कितना 1 2 3 और 4 5, ये हो गया। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई इस पर प्लस चार्ज आ जाए और ये वाला प्लस चार्ज आ जाए और ये वाला ऐसे आ जाए। लेकिन आप ये चीज नोट कर लो कि फॉर सिंपलिसिटी आप इस तरीके से भी
रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोट फॉर सिंप्लिसिटी क्या करो, ये डब्बे में आप बना दो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को और ऊपर में लिख दो ऐसे प्लस चार्ज बस खाली। तो इस चीज को ना मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ बस ऐसे करके। सिमिलरली इस चीज को मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये ऐसे डबल बॉन्ड O और ये डॉट और ये प्लस चार्ज ऐसे करके। तो ये थोड़ा सिंपल तरीका है शो करने का। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका होगा, जो सिग्मा वाला जो बताया है मैंने अभी? कौन सा ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा? सेकंड। फर्स्ट वाला ना, क्योंकि देखो एल्काइल ज्यादा इसका बड़ा है ना इसका, तो इसके एल्काइल अच्छा। में केवल 2 का कार्बन है, इसमें 3 का है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और साथ में आप ये भी देखो, इसका जो ना CH3 लगा हुआ है, कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं इस वाले कार्बोकेटायन के? 3 है, जबकि इस वाले केस में केवल 2 है। तो ये वाला ज्यादा, मतलब इसका जो पीक होगा ना, मतलब उसका हाइट, इसका हाइट ज्यादा ऊंचा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाले से। दिखेंगे दोनों ही ऑब्वियसली, मतलब इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिखने वाले हैं, लेकिन अगर इन दोनों का रिलेटिवली मैं बता रहा हूँ। अब रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3, रूल सिग्मा वाला जो था ना, उसमें आपने स्टेबिलिटी कैसे बताई? ये स्टेबिलिटी अभी बताया ना, ये देखो हाँ। कहाँ गया कि लार्जेस्ट एल्काइल रेडिकल आपका लॉस्ट होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने वाला है। अब ये देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला पार्ट में, ये वाला अपना एल्काइल रेडिकल ना 3 कार्बन का है, 1 2 3। ये वाला अपना केवल 2 कार्बन का है, 1 और 2। तो ये इससे स्टेबल हो गया ये वाला, ये होगी पहली बात। Yes, sir. सेकेंड चीज, ये जो अपना कार्बोकेटायन है ये CH3 लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 लगा है ना यहाँ पर, तो Yes, sir. Yes. ठीक है। सर इनमें हाइड्रोजन माइग्रेशन नहीं होता है कि मान लो प्राइमरी जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए टाइप का? वो सब होगा, सारी चीज दिखने वाले हैं, लेकिन अच्छा। मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर पहली बार में हमने केवल सिग्मा तोड़ा है ना, ठीक इसके है सर, बाद जो होगा वो तो होने ही वाला है। ये केवल, ये देखो आप यहाँ पे, ये केवल इनिशियल एनोएशन की बात कर रहे हैं अभी हम। आगे में सब कुछ होने वाला है जो नॉर्मल अपने केमिस्ट्री में होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, सब चीज होगा और सबके कारण पीक आने वाली है। लेकिन सबसे पहला वाला चीज क्या होगा ना, प्रोसेस, वो हमें दिखाना पड़ेगा एग्जाम्स में। जैसे आप क्वेश्चन में ना, जैसे क्या करेगा क्वेश्चन में आपको कि क्वेश्चन में ये दे देगा कि भाई देयर इज वन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास स्पेक्ट्रा करेंगे तो भाई ये दिखाई देगा। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई ये स्टेप 1 में ये हो रहा है और ये आयोनाइज हो रहा है, और इसके बाद हम इसे तोड़ेंगे कि भाई देखो ये यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, और इस कारण यहाँ से M वाला वैल्यू ये आ रहा है, यहाँ से M वाला वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, आप सीधे जंप करोगे तो शायद मार्क्स काट लेंगे, इसी कारण मैं बता रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, आगे चलें। तो आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो रूल नंबर 3 लिखो। रूल नंबर 3 लिखो, अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज, और इसको ना वन बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं, तो आप इसको यहीं पर लिख दो, वन बॉन्ड क्लीवेज। अब इसका फंडा ये है कि मान लो कि ये ऐसे है कि ये अपना ना R C CH2 बना दो ऐसे करके, और ये C डबल बॉन्ड, और इससे मैंने लगा दिया कोई Y, एक हेटेरो एटम लगा रखा है हमने, तो Y एक हेटेरो एटम लगा रखा है। तो सबसे पहला चीज तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे तो ये अपना ऐसे आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद होगा क्या कि जो ये वाला जो आयन है ना, ये अगर आपका यहाँ आ गया और फिर क्या होगा कि ये एक एक बॉन्ड दोनों का टूट करके ये ऐसे अगर बन जाएगा और ये आगे में बन जाएगा आपका R CS2 रेडिकल, बिकॉज यहाँ से ये वाला CS2 एक ही इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लाया है, और ये अपना बन गया Y प्लस चार्ज तो रहने वाला है, और ये डबल बॉन्ड CR। तो यहाँ पर हुआ क्या है ना कि ये अपना रेडिकल है, ये देखो यहाँ पर अपना रेडिकल है, ये अपना रेडिकल है, और ये हो गया अल्फा कार्बन टू रेडिकल। ये इसका पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, अल्फा कार्बन टू रेडिकल। और ये बॉन्ड कौन सा टूटा, जो बॉन्ड अल्फा कार्बन से लगा हुआ है। तो इसी कारण ये वाला जो ब्रेकअप होता है, अल्फा क्लीवेज होता है, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइट इनिशिएटेड क्लीवेज। ये सारा बेसिक क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप C डबल बॉन्ड O कर दो या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N कर दो, कुछ भी कर दो, आप अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। जबकि अगर केवल हम सीधे आते हैं ना कि भाई देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे टूटता है, जो कार्बोनाइल अपना ये है, तो फिर ऐसे लगेगा भाई कि ये वाला जो स्टाइल है ना, ये केवल C डबल बॉन्ड O में ही अप्लाई कर पा रहे हैं, कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। जबकि ये जनरल है और इसको आप कहीं भी अप्लाई करो, अपना एटम को, अपना Y को रिप्लेस कर दो कुछ भी डाल करके। और क्योंकि ये टूटा कहां से है, जो अल्फा ऑफ द रेडिकल साइट, इसी कारण इसको हमने बोल दिया रेडिकल साइट इनिशिएटेड क्लीवेज। और इसमें आप एक लाइन लिख ही लो ताकि कंफ्यूज ना हो। बॉन्ड दैट इज ब्रोकन, ये वाला बॉन्ड दैट इज ब्रोकन is not directly attached, bond that is broken is not directly attached to radical site, is not directly attached to radical site, but is rather the bond, to the next neighboring atom, ये next neighboring atom ये है, next neighboring atom to radical। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, और इसी को हम कह देते हैं अल्फा क्लीवेज। सर हाँ, जो Y से जो एरो आ रहा है वो भी सिंगल हेडेड नहीं होगा? वो भी सिंगल हेडेड होगा। हाँ सिंगल ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल होगा हमेशा। ये हो गया अपना। दूसरा हो जाएगा इसका, जैसे ये वाला अपना, इसको आप कहाँ यूज करोगे, फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल वगैरह का अगर कोई फीचर हो। अगला जैसे आप इसको यूज कर लोगे कहाँ, कि अगर ऑक्सीजन लगा हो ये अपना, ये लेट्स से R', ये अपना क्या हो जाएगा, सपोज दैट ईथर वगैरह हो जाएगा, उसको आप Y ही रखो, वो मत लिखो, एथर हो या फिर नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पर इसने आपका मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन को, अल्फा पोजीशन क्या है, अल्फा तो यही वाला है ना, अल्फा अपना ये हो गया, और मुझे तोड़ना है ये वाला बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये बॉन्ड को तोड़ना है तो भाई क्या करोगे आप, ये एक इलेक्ट्रॉन आप इधर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन आप इधर दोगे, फिर इसको इधर दे दोगे आप, इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड में, तो फिर क्या हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के तो बॉन्ड बना ही देंगे, ये तो मुझे दिख रहा है साफ साफ। तो ये हो जाएगा RCS2 डॉट,
और डबल बॉन्ड किसका बनेगा, H2C डबल बॉन्ड Y प्लस, और ये अपना हो जाएगा R डैश। ये चीज हो गया। ये अपना अल्कोहल, सॉरी क्या बोल रहा था, ये अपना अल्कोहल वगैरह कर दो, एथर वगैरह कर दो, नाइट्रोजन वगैरह कर दो, कुछ भी कर दो। अब अगर एल्कीन वाला भी आता है ब्रेकअप करने के लिए, तो एल्कीन वाले को भी वैसे ही करेंगे कि लेट से एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 और अपना R डैश अगर आपने यहाँ पे लगा दिया है, तो लेट से यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो ये तो भाई चलो इसका ये हो गया। जब हम इसको माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और डैश, और लेट से आपने यहाँ पे डाला इसको और इसको डाला आपने यहाँ पे। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन है, अल्फा पोजीशन है अपना ये वाला है, मतलब मुझे तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड को तोड़ना है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिया, एक इसको इधर दिया, और एक तो भाई ये अपना इधर आएगा ही आएगा। तो ये अपना टूट करके बन जाएगा क्या, RCH2 डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और CH प्लस, और ये अपना R डैश। तो आप ये देख रहे हो ना कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आएंगी, तो रादर देन कि आप अलग अलग सबका रट्टा मारो, जनरल रूल्स अगर आपको याद है ना, तो आप इजिली ब्रेकअप कर लोगे सारे जनरल रूल्स के हेल्प से। तो अल्फा क्लीवेज बेसिकली ऐसा नहीं है केवल हेटेरो एटम वाले कंपाउंड में भी होने वाला है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन में भी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हो इस चीज को, नोट करके कि अल्फा क्लीवेज occur in saturated or unsaturated that may or not contain। अच्छा ये मालूम है ना तरीका लिखने का, मे और मे नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि मे ऐसे और ये स्लैश करके नॉट, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि एग्जाम में आप इसको लिख सकते भी नहीं, तो इससे अच्छा है कि ना ही लिखना, बस नोट्स लिखो इस चीज को, दैट मे और नॉट कंटेन हेटेरो एटम। तो सबको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मालूम है क्या, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आता है ना इन्वायरमेंट में, कौन से कन्वेंशन से है ये टर्म, देख लेना यार, मैं भी भूल चुका हूँ। चलो ये हो गया अपना हेटेरो एटम वाला हो गया। इसके बाद आता है अपना हाँ, इसके बाद आता है अपना एक आता है इंडक्टिव क्लीवेज। तो ये तो बेसिकली रेडिकल साइट इनिशिएटेड है। अगला आता है रूल 4,
रूल 4, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव क्लीवेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज साइट इनिशिएटेड किसी के दिमाग से अभी धुआं तो आज नहीं ही निकल करना रहा है है? अभी क्या? अभी आज ही करना है? अच्छा, आज नहीं करना क्या अब? हाँ, ये मैं बस कोइंसिडेंस देखो, जस्ट मैं पूछने ही वाला था कि किसी के दिमाग से धुआं तो नहीं निकल रहा है। किसी ने बोला था उस दिन ना कि मेरे दिमाग से धुआं निकल रहा है। सर मैंने ही बोला था। हाँ, तो वैसे वो कोई मूवी वगैरह में नहीं देखते हो वो हिंदी मूवीज में, जिसमें ना ऐसे वो कोई ऐसे मारपीट खाता है ना तो उसकी एक आंख काली हो जाती है, तो वो बड़ा फनी सा लगता है हमें। चलो फिर तो अब कल कर सकते हैं, और क्या, वैसे भी 10 कितना 18 हो गया ना, तो फिर कल कर सकते हैं। वैसे कल खत्म हो जाएगा, कल अपना आज तक तो खत्म।